हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संतानों पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के जो 21 और 22 फरवरी को जो पूछे गए एग्जाम हैं, प्रश्न हैं, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फोर्थ और थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और आप सभी मिलेगा आप सभी के कितने प्रश्न सही होते हैं। जिन दोस्तों का पेपर आगामी आने वाले दिनों में है उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहेगा और क्लास को 2-3 बार देख लेना है जिससे कि दिमाग में बैठ जाए। इससे पहले दोस्तों एक क्लास हम करवा चुके हैं, उसी से संबंधित जो कल हमने क्लास करवाया था उसी में से कुछ प्रश्न फंसे हैं दोस्तों, इसलिए कहते हैं क्लास को वो वाली देखना है और ये वाली भी क्लास, ये वाली देखने के बाद वो वाली देख लेना है, ठीक है। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियो की लिंक मैं चैनल पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसी टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न था मौलिक अधिकार संबंधित था, वहां पर मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, प्रश्न पूछ रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में है, क्या है, मौलिक अधिकार हैं आपके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड प्रश्न पूछ रहा था वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों पूछ रहा था, तो आप सभी को पता ही होगा आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। यही चीज़ हमने कल भी बताया था। आप सभी जितने भी वर्तमान के मंत्री हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, आपको पढ़कर जाना है दोस्तों। वहीं पर नीति आयोग के अध्यक्ष कल पूछा था प्रश्न में, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है, यही क्वेश्चन हमने कल करवाया था। इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं। एक प्रश्न और पूछ रहा था कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं। तो दोस्तों वे लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किस घराने से हैं? तो वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न पूछ रहा था जन धन योजना, जन धन योजना से संबंधित प्रश्न आया था कि जन धन योजना से कितना लोन मिल सकता है। जन धन योजना से जो है कितना लोन मिल सकता है दोस्तों। तो देख सकते हैं जन धन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी दोस्तों 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की जो है सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। यह सुविधा कम वक्त के लोन की तरह है, कम वक्त के लोन की तरह है। ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका जन धन अकाउंट कम से कम 6 महीने से पुराना होना चाहिए दोस्तों। 6 महीने आपका कम से कम तो पुराना होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होने पर केवल 2,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न पूछ रहा था कि लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों नोट पॉइंट करने वाली बातें हैं कि यहाँ पर विकल्प में लद्दाख दिया होता तो आप सभी लगा सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। प्रश्न में देखो पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 51, इसीलिए हमने कल भी कहा था आपको कि अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल हैं आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। आर्टिकल जरूर पढ़ के जाना है और वर्तमान में कौन क्या है वो सभी भी आपको पढ़ के जाना है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 51 दोस्तों वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित, क्या है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है आपके। मौलिक कर्तव्य दोस्तों एक है मौलिक अधिकार, जो हमने पहले पढ़ा दिया है, क्या है, मौलिक अधिकार, अधिकार। तो 12 से 35 है, क्या है, 12 से 35 है आपके मौलिक अधिकार। आर्टिकल जो है 12 से 35 है, ठीक है। किस भाग में है मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है भाग 4A में, क्या है, भाग 4A में 51A में क्या है, 51A आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है दोस्तों, अधिकार पूछ लिया गया है दोस्तों, ये जब पूछ ही लिया है तो ये भी पूछ सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है नोट कर लेना कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कब अपनाए गए? 1976 में अपनाए गए संविधान के 22वें संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी गणना की गई है दोस्तों इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान
अनुच्छेद 43, भारतीय संविधान अनुच्छेद 43। तो दोस्तों ये संबंधित है श्रमिकों से। किससे संबंधित है? तो श्रमिकों से संबंधित है। ठीक है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य ग्रामीण राज्यों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 कह रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना सब कुछ। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग से प्रश्न दोस्तों पूछ लिया गया था। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल में है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं बार बार आपको आर्टिकल जरूर पढ़ के जाना है। आर्टिकल्स बहुत प्रश्न आते हैं। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद जो है 280(1) क्या है दोस्तों? 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों 47% थी। कहाँ पे? बिहार में 47% थी। और बात करें पुरुष में और महिला की साक्षरता दर बिहार में, तो पुरुष की जो है 71.2 थी और महिला की 51.5% थी। ऑप्शन में 47 की तो 51 था, तो आप 51 या तो 47 लगा सकते थे। ठीक है, कोई एक होगा जरूर। यहाँ पर है केरल में सर्वाधिकतम कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर तो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। केरल में कितनी है? तो केरल में दोस्तों पुरुषों की जो साक्षरता है 96.1% है और महिला की 92.1% हो जाएगी। भारत की जनगणना 2011, ये दोस्तों भारत की 15वीं जनगणना है। भारत जो 2011वीं जनगणना है, ये भारत की 15वीं जनगणना है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों नोट कर लेना, थर्ड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। थर्ड एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न था, वर्ष 2023 में मुंबई में उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे? चेयरमैन रतन टाटा। ये क्या थे? ये पूर्व चेयरमैन थे रतन टाटा जी, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न था बिस्मिल्लाह खान। शायद हमने कल ही ये प्रश्न करवाया था, देखो पूछ भी लिया गया है 21 में। ये प्रश्न पूछा है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों ये शहनाई से हैं। किससे संबंधित हैं? शहनाई से संबंधित हैं ये। इनका जन्म दोस्तों, कुछ इनसे संबंधित फैक्ट हैं जो याद कर लेना है। इनका जन्म दोस्तों डुमरांव में हुआ था। डुमरांव कहाँ पड़ता है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार के डुमरांव में हुआ था। सन 2001 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। वह तीसरे भारतीय संगीतकार भी थे ये। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा तीसरे संगीतकार कौन थे? तो यही थे, तीसरी भारतीय संगीतकार इन्हीं थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान जी। अगला दोस्तों 21 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा था सेकंड शिफ्ट का। जो भी दोस्त गए थे पेपर देने, मिला लीजिएगा कितने आपके सही प्रश्न हैं, कितने सही करके आए हो। ठीक है, तो दोस्तों पूछ रहा था मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में है। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो पटना के पास पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिमी की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का। दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा था राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? राज्यसभा से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछ रहा था कि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों नोट कर लेना, 238 + 12, 238 + 12 होती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। कितनी है दोस्तों? 245 है। लोकसभा में की बात करें दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 हो जाएगी। कितनी है? 543 है। यहाँ पर दोस्तों 238 जो हैं, 238 सदस्य ये होते हैं राज्य तथा
राज्य संघ में क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य तथा राज्य संघ क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं, दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बात करें वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य, तो आपको बता ही दिया है दोस्तों, 45 होते हैं। ये दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। और लोकसभा वहीं पर, तो ये अस्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न पूछ रहा था। फीफा वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न आ गया था। तो इससे संबंधित कौन है, किसने जीता था? तो विजेता अर्जेंटीना। कौन थी विजेता? अर्जेंटीना थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था, पूछ रहा था वहाँ पर कि अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो नोट कर लेना, ये किस खेल से हैं? टेनिस से हैं। किससे हैं? टेनिस से हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं आपके पेपर में आगामी आने वाले दिनों में। तो जो भी दोस्तों का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो क्लास को पूरी देखना, जिससे कि क्वेश्चन को समझ में आ जाए, क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है तैयारी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। रणजीत सिंह कप का संबंध किस खेल से है? रणजीत कप का संबंध जो है दोस्तों किस खेल से है? तो यहाँ पर नोट कर लेना, हॉकी से है। किससे है? तो हॉकी से हो जाएगा। ठीक है। हॉकी से जो संबंधित ट्रॉफियाँ हैं दोस्तों, वो यहाँ पे हैं, देख लेना। आगा खां कप और बीटन कप, ध्यानचंद्र कप ट्रॉफी हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और है नेहरू ट्रॉफी हो गया। रंगास्वामी ट्रॉफी, संधिया ट्रॉफी हो गई। मास्टर चैंपियनशिप ट्रॉफी, मास्टर चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। ठीक है। ये ट्रॉफी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी दोस्तों हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं। ठीक है। अगला है कि द्वितीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना संबंधित दोस्तों प्रश्न था। पंचवर्षीय योजना संबंधित प्रश्न में पूछा था कि द्वितीय योजना आयोग का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय योजना आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो नोट कर लेना दोस्तों, पीसी महालोनोबिस ने किया था। किसने किया था? पीसी महालोनोबिस ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? माघ बिहू का दूसरा नाम दोस्तों भोगाली बिहू है। क्या है? भोगाली बिहू है। जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि ये कब मनाया जाता है। तो नोट कर लेना, जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है। माघ बिहू पर्व अग्नि देवता को समर्पित है। प्रश्न पूछेगा ये किसको समर्पित है? तो ये अग्नि देवता को समर्पित हो जाएगा। ये फ्रेंड फसल से जुड़ा ये एक त्यौहार होता है। भारत के अन्य राज्यों में मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न था, प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ये फीफा वर्ल्ड कप जो आंदोलन है, वो फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? प्रश्न पूछ रहा है ना। तो ये दोस्तों कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 20 तक 2022 तक ये खेला गया था दोस्तों। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप किसी अरब देश में आयोजित किया गया था। 2002 फीफा वर्ल्ड कप के बाद यह पहला वर्ल्ड कप था जो एशिया में आयोजित किया गया था। तो आपको नोट करना है और अच्छे से ध्यान में रखना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तो BaOH2 हो जाएगा। क्या है दोस्तों? BaOH2 हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। अगला प्रश्न था, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों फुटबॉल से हैं। किससे हैं? संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्यों के साथ साथ कुछ सहकारी संस्था भाग लेते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न पूछ रहा था कि मौलिक अधिकार को अब कब निलंबित किया जा सकता है, मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं वे कब निलंबित किए जा सकते हैं, ये ऐसा प्रश्न में पूछ रहा था। दोस्तों ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और देखना है कब निलंबित किया जाता है। तो दोस्तों अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही किए जा सकते हैं, ऐसे कोई कर नहीं सकता है। ये कब हो सकते हैं निलंबित, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकार को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है दोस्तों, देख लीजिएगा, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक है, तभी आपके जो मौलिक अधिकार हैं 6 वो निलंबित किए जा सकते हैं कुछ देर के लिए। अगला प्रश्न में है मेक इन इंडिया किससे संबंधित है दोस्तों, मेक इन इंडिया से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो यही प्रश्न शायद हमने कल भी करवाया था आप सभी को। तो मेक इन इंडिया का निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर, कब दोस्तों 22 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ था, बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना। 1857 में बैरकपुर के एक ऐसी घटना का दृश्य था जिसके 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत करने के साथ कुछ श्रेय एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे, कौन थे दोस्तों, मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश कमांडर पर हमला कर दिया था और बाद में कोर्ट मार्शल हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमला इसलिए किया था क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का यहाँ पर कारण था, तो वो बाद में बताएंगे, यहाँ पर मोटा मोटा आंकड़ा आप सभी जान लो। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ रहा था, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी योजनाओं में 35% आरक्षण देगी, कौन सी सरकार भैया, मध्य प्रदेश दोस्तों, कौन सी है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का घोषणा कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर फ्रेंड सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण उपलब्ध कराने की सूचना जारी कर दी है। थर्ड शिफ्ट के दोस्तों प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट के, ठीक है, थर्ड शिफ्ट के देखते हैं कैसा प्रश्न पूछे गए थे, कैसे कैसे प्रश्न आए थे। वहाँ पर 1919 महात्मा गांधी संबंधित दोस्तों प्रश्न आ गए थे। 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित पहला जन आंदोलन था। ये दोस्तों 1920 से 1921 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए बाहर आना पड़ा था। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, कजरी लोकगीत जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो नोट कर लेना दोस्तों, कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है, कजरी की उत्पत्ति जो है दोस्तों वो मिर्जापुर से मानी जाती है। कथक कहाँ का है, कथक कहाँ का है दोस्तों, कि अपने यूपी का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों, सब शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली दोस्तों, कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, प्रश्न में पूछे गए हैं सभी। पहला प्रश्न है, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, डांगी जो नृत्य हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से नृत्य हैं, तो जैसे कि झोरा हो गया, झाली, झंडा, डाफ, और कौन कौन से हैं, बस यही सभी हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछ रहा था कि भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो भारत में स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, जबकि भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई वो कितनी है दोस्तों, तो 7,516 है। कितनी, 7,516.6 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त भारत की सीमा आगे समुद्र में 12 समुद्री मील अथवा 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न जनगणना संबंधित था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश हैं। साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाता उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28 यानी कि 28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका विकल्प जो वहाँ पर दिया होगा वही सही हो जाता। ठीक है फ्रेंड। बात करें दोस्तों लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप महिला साक्षरता दर जो है 88.25% कितनी है, 88.25% हो जाएगी। नेक्स्ट है हॉकी विश्व कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से राज्य ने किया था। आपको बताना है कौन से राज्य ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। भारत ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 23 से 29 जनवरी 2023 तक की भारत में इतिहास में चौथा बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी उत्तर प्रदेश ने। अगला है फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल में जब दोस्तों जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया था। यहाँ पर प्रश्न अगला पूछ रहा है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो हैं वो अटर्नी जनरल आर वेंकटरमणि हैं। कौन है, वेंकटरमणि जी हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा था हरेला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हरेला जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाता हरेला कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड का है दोस्तों। कहाँ का है, उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्योहार के रूप में मनाया जाता है जो हरेला है। ठीक है। अगला है रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो नोट कर लेना 1956 में पद्म विभूषण कौन मिला था, पद्म भूषण। और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था इनको। डंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डंडारी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये दोस्तों लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। डांडिया नृत्य, डंडारी और डांडिया, क्या दोस्तों, डंडारी और डांडिया में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। डंडारी नृत्य में जहाँ गोल गोल साबुत छोटी छोटी लकड़ियों से नृत्य किया जाता है, वहीं पर डंडारी जो है दोस्तों, डंडारी नृत्य में बाँस की जो खपचियाँ होती हैं, खपचियाँ एक दूसरे से टकराकर ढोलक एवं बांसुरी के साथ जुगलबंदी कर नृत्य किए जाते हैं सब। ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि 17.72% थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। कहाँ पर, अनुच्छेद जो है 1922 में संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला है एसएससी जीडी 2024 को फरवरी की 4th शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न हैं। 4th शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से पूछे गए हैं आईपीएल से संबंधित। पहला प्रश्न था कि भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। भाई भारत में आईपीएल की जो शुरुआत है 2008 में आईपीएल का पहला
सीजन खेला गया था। राजस्थान रॉयल आईपीएल इतिहास का पहला खिताब जीतने वाली टीम बनी थी, राजस्थान बनी थी। अगला प्रश्न था हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? ये नागालैंड में मनाया जाता है। तब कब? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है ये नृत्य जो है। अगला प्रश्न जो पूछ रहा था बंगाल में आंदोलन की शुरुआत, बंगाल में जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी पूछ रहा है। तो इसकी जो शुरुआत है ये 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको सभी को ध्यान में रखना है। यह आंदोलन वर्ष 1828 में बंगाल में चलाया गया था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो प्रेस की स्वतंत्रता। ये प्रश्न मैंने कल भी करवाया था, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। तो प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की रक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान में अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलाना था। क्या था? भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था दोस्तों। तो ठीक दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन भाइयों के पेपर चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं जिन दोस्तों के, तो उनके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिएगा। सभी शिफ्टों का एनालिसिस हो चुका है दोस्तों, तो आप सभी को घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर देकर आना है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।